हेलो एवरीवन, मैं अभय कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SDM क्लासेस में। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, कल मैंने पढ़ाया था आपको उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण और भी चीज़ें आपको पढ़ाई थी मैंने। आवर्धन के बारे में आपको बताया था। आज अपना टॉपिक है चिन्ह परपाटी। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल हल करेंगे। इसके लिए चिन्ह परपाटी को जानना बहुत आवश्यक है। चलो शुरू करते हैं। चिन्ह परपाटी क्या होता है? चिन्ह परपाटी चिन्ह परिपाटी बच्चों, चिन्ह प्रॉपर्टी जानने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं कार्टेशियन प्लेन में, चलते हैं कार्तीय तल पर चलते हैं। पहले देखते हैं कार्तीय तल क्या होता है। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कार्तीय तल। देखिए, बच्चों, जब x और y अक्ष हैं एक दूसरे को लंबवत काटती हैं तो वो बिंदु कहलाता है। जहां बिंदु पर काटती है उसको कहते हैं मूल बिंदु। ये हम कार्टेशियन प्लेन बता रहे हैं आपको। पहले ये x अक्ष है, ये x अक्ष है, x अक्ष की धनात्मक दिशा है, ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, ये x अक्ष की धनात्मक दिशा है, ये y अक्ष की धनात्मक दिशा है, ये y अक्ष की ऋणात्मक दिशा है। x और y अक्षें परस्पर जिस बिंदु पर काटती हैं उसको कहते हैं मूल बिंदु, ऑरिजिन कहते हैं उसको। ये बिंदु स्थिर होता है हमेशा। मूल बिंदु से दाईं तरफ जब हम चलते हैं तो ये धनात्मक जो वैल्यू प्राप्त होती है, धनात्मक वैल्यू प्राप्त होती है। x का मान हमेशा मूल बिंदु से दाएं तरफ चलते हैं तो धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। मूल बिंदु के बाईं तरफ x का मान कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। मूल बिंदु के ऊपर तरफ y अक्ष पर चलते हैं तो ये y का मान यहाँ पे धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। और मूल बिंदु के नीचे तरफ यदि हम चले तो y का मान कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। मीन्स यदि मूल बिंदु के दाईं तरफ चला जाए तो दूरियां हम धनात्मक लेना है, और मूल बिंदु के बाईं तरफ चला जाए तो दूरियां हमको ऋणात्मक लेना है, नेगेटिव लेना है। यदि मूल बिंदु को ऊपर तरफ चला जाए तो धनात्मक लेना है, नीचे चला जाए तो ऋणात्मक लेना है। अब इसके आधार पर हम चिन्ह प्रॉपर्टी को समझेंगे दर्पण से संबंधित। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक अवतल दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण बनाते हैं यहाँ पे। चलिए, ये हमने बना लिया अवतल दर्पण। इसको पॉलिश कर लीजिए। इसको मैंने पॉलिश कर ली और इसके बाद मैंने इसकी प्रकाशिक अक्ष बना ली। ये अक्ष है, अक्ष को ले लिया। इसको हम थोड़ा सा बाहर तक निकालेंगे, ठीक है? बाहर तक निकालेंगे इसको। 1m2। और मान लीजिए इसका फोकस है यहाँ पर, इसका फोकस है यहाँ पर, और यहाँ पे क्या है? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र है यहाँ पर, और यहाँ पे हमारा ध्रुव है। बच्चों, जब भी कोई वस्तु दर्पण पर रखी जाती है, दर्पण की अक्ष पर रखी जाती है, हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जाती है। चाहे आप उत्तल लेंस हो, अवतल लेंस हो, चाहे दर्पण हो, कहीं पे भी हो, वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड रखी जाती है। वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाती है? लेफ्ट साइड ही रखी जाती है, ठीक है? अब जरा हमको ये देखना है, जिस प्रकार से इस कार्टेशियन प्लेन पर जो मूल बिंदु काम करता है ना,
उसी प्रकार से इस दर्पण पर जो ध्रुव होता है P, वो उसी तरह ओरिजिन की तरह काम करता है, मूल बिंदु की तरह काम करता है। जी हाँ, देखो कैसे, इसको हम मूल बिंदु मान के चलते हैं। इसको क्या मान के चलते हैं? मूल बिंदु मान के चलते हैं। और मैंने क्या किया, इसी प्रकार से एक मैंने, देखिए इस प्रकार से मैंने क्या किया, एक अक्ष खींच देते हैं। देखिए 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 देखिए, खींचना नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। अब मान लिया कि P क्या है, एक मूल बिंदु की तरह है। अब दर्पण के ध्रुव के दाएं तरफ जो भी हम दूरियां चलेंगे वो धनात्मक चलेंगे, और P बिंदु के बाएं तरफ जो भी दूरियां चलेंगे वो हम कैसे चलेंगे, ऋणात्मक चलेंगे, मीन्स नेगेटिव चलेंगे। P के दाएं तरफ पॉजिटिव चलना है, P के बाएं तरफ नेगेटिव चलना है, ऊपर अक्ष के ऊपर तरफ पॉजिटिव चलना है, अक्ष के नीचे तरफ नेगेटिव चलना है। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं। यहां पर सबसे पहले तो जब भी जो है इस अक्ष पर कहीं पे भी जब वस्तु रखी जाती है तो दर्पण से वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक रहती है। चाहे आप लेंस पर रखिए, चाहे दर्पण पर रखिए, कहीं रखिए, वस्तु की दूरी आपको ऋणात्मक ही लेना है। जी हाँ, यहां से लिखेंगे, दर्पण से वस्तु की दूरी हमेशा कैसी लेना है, कहोगे ऋणात्मक लेना है। हमेशा कैसा लेना है, ऋणात्मक लेना है। U का मान हमेशा कैसा लेना है, कहोगे ऋणात्मक लेना है। U का मान कैसा लेना है, ऋणात्मक लेना है। दर्पण से वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र तक की दूरी, मीन्स वक्रता त्रिज्या कैसी लेना है, वक्रता त्रिज्या कैसे लेना है। R का मान कैसा लेना है बच्चों, जब भी अवतल दर्पण होगा R का मान कैसा रहेगा, हमेशा यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या कहलाती है, R कहलाती है, और ये क्या कहलाती है, फोकस दूरी F कहलाती है। ठीक है, R का मान भी कैसा लेना है, आपको ऋणात्मक लेना है। R का मान भी कैसा लेना है, ये भी ऋणात्मक लेना है, ये भी आपको ऋणात्मक लेना है। ठीक है, अब यदि जो है वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है अवतल दर्पण में, क्योंकि P के बाईं तरफ चलना है हमको, केंद्र तरफ, और जब भी बाईं तरफ मूल बिंदु कहता है बाईं तरफ चलेंगे हम x अक्ष के, तो ऋणात्मक मान लेना है, ले लिया। अब हमको फोकस दूरी, जैसी वक्रता त्रिज्या होगी उसी चिन्ह पर क्या होगी, फोकस दूरी होगी। दर्पण से फोकस दूरी F कैसे लेना है हमको, दर्पण से फोकस दूरी कैसे लेना है, ये भी हमको ऋणात्मक लेना है। ये भी हमको कैसे लेना है, ऋणात्मक लेना है। अब कहोगे प्रतिबिंब की दूरी कैसे लेंगे, हमने पढ़ा था अवतल दर्पण में 6 पोजीशंस होती हैं। 5 पोजीशन में हमेशा ध्यान रखना, प्रतिबिंब जो बनता है वो दर्पण के सामने बनता है, अवतल दर्पण के सामने बनता है। और एक लास्ट पोजीशन होती है, F और P के बीच जब वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, मीन्स दाएं तरफ, ध्रुव के दाएं तरफ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। जब P के इस तरफ राइट साइड आएगा तो धनात्मक होगा। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की जो दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी जो दूरी होती है, जो B का मान होता है, ये 2 पोजीशन पर डिपेंड करता है। ये 2 पोजीशन पर डिपेंड करता है। पहली पोजीशन क्या होती है, इसको देखें। यदि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, जब प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, तब
V का मान कैसा होता है? जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो इस तरफ बनता है, ध्रुव के इस तरफ, दर्पण के सामने बनता है, तो V का मान कैसा लेना है हमको? ऋणात्मक लेना है। V का मान कैसा लेना है? ऋणात्मक लेना है। जब प्रतिबिंब आभासी बनता है, तब V का मान हमको कैसा लेना है? V का मान आभासी बनता है, वो कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बीच ध्रुव के दाएं तरफ, तो कैसा लेना है? प्लस, धनात्मक लेना है। कैसा लेना है? धनात्मक लेना है, धनात्मक लेना है। बोलो, समझ में आ गया? एक चीज और है, अवतल दर्पण के लिए आवर्धन। जी हाँ, आवर्धन का तो सीधा सीधा फंडा है, यदि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो m का मान ऋणात्मक लेना हमेशा, और प्रतिबिंब आभासी बनता है तो m का मान धनात्मक लेना है। जी हाँ, आवर्धन इधर लिख देते हैं। आवर्धन m का मान कैसा होता है? लिख लेंगे, यदि प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। यदि प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है, तब m का मान कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। जब प्रतिबिंब आभासी बनता है तो m का मान कैसा लेना है बच्चों? धनात्मक लेना, हमेशा धनात्मक लेना है। जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो m का मान ऋणात्मक लेना है आपको, जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो m का मान धनात्मक लेना है। ठीक है, ये हो गया आपका अवतल दर्पण के लिए चिन्ह प्रपाटी हो गया। अवतल दर्पण के लिए किसके लिए है? ये अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। जी हाँ, नेक्स्ट देखेंगे उत्तल दर्पण के लिए लेंगे। एक हम उत्तल दर्पण बना लेते हैं। ये देखिए, मैंने उत्तल दर्पण बना लिया, उत्तल दर्पण बना लिया। इसकी जो है अक्ष ले लो, इसकी मैंने अक्ष ले ली, ये मैंने अक्ष ले ली। ठीक है, और अक्ष लेने के बाद ये क्या है? इसका ध्रुव है, और यहाँ पे इसका फोकस है, और यहाँ पे इसका सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये दर्पण का द्वारक है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाती है? वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जाती है। P के इस तरफ चलेंगे, P के लेफ्ट साइड चलेंगे तो सारे मान ऋणात्मक होंगे, और P के राइट साइड चलेंगे तो सारे मान धनात्मक होंगे। चलिए देख लेते हैं, इसमें भी देख लेते हैं। ये कौन सा है? हमारा उत्तल दर्पण है। कौन सा है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह प्रपाटी करेंगे हम। चलिए, सबसे पहले दर्पण से वस्तु की दूरी, सबसे पहले क्या लेना है? दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी। U का मान कैसा रहेगा? U का मान कैसा कहोगे? हमेशा ऋणात्मक। हमेशा कैसा रहेगा? ऋणात्मक रहेगा। जी हाँ, इसके बाद देखो, P के राइट साइड में चलते हैं, P के राइट साइड में चलते हैं, ध्रुव P के राइट साइड में चलते हैं। जरा इसको देखें, इसको हम पहले एक अक्ष की तरह इसको बना लेते हैं। अक्ष की तरह इसको मैंने बना लिया। अब P के लेफ्ट साइड में चलेंगे तो ऋणात्मक चलेंगे, P के राइट साइड में चलेंगे तो धनात्मक। अब आपसे कहें कि बताइए इसकी वक्रता त्रिज्या कैसी होगी? इसकी वक्रता त्रिज्या कैसी होगी? इसकी वक्रता त्रिज्या कैसी होगी? यहाँ से ये R कहलाएगा यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फोकस दूरी कहलाएगी। ठीक है, चलिए, दर्पण से वस्तु की दूरी हो गई। अब दर्पण से
दर्पण से वक्रता त्रिज्या की दूरी, वक्रता त्रिज्या आर का मान कैसा होगा, आर का मान कैसा होगा इसको देखना है। कैसा, पी के राइट साइड चलना है, हमेशा कैसे चलना है, धनात्मक चलना है। कैसा रहेगा, ये धनात्मक रहेगा। चलिए, दर्पण से वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी, दर्पण से फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी कैसे लेते हैं, एफ का मान भी हमने कहा था जैसी त्रिज्या होगी वैसी उसकी फोकस दूरी होगी। तो कैसा हो जाएगा इसका मान, क्या हो गया, इसका मान भी कैसा हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। जी हाँ, अब इसके लिए प्रतिबिंब देखते हैं। बच्चों, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, क्योंकि दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है हमेशा, इसलिए आभासी होता है। इसलिए जब आभासी है तो v का मान हमेशा धनात्मक रहेगा, v का मान हमेशा कैसा रहेगा, धनात्मक रहेगा। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, v का मान कैसा लेना है, हमेशा धनात्मक रहेगा, इसको नहीं बदल सकता कोई भी। अब कहोगे इसका आवर्धन कैसा लेंगे, जब प्रतिबिंब आभासी ही बन रहा है तो आवर्धन का मान हमेशा धनात्मक रहेगा। आवर्धन का मान कैसा रहेगा, आवर्धन का मान, आवर्धन m का मान कैसा रहेगा, कहोगे हमेशा धनात्मक रहेगा, हमेशा धनात्मक। ये चिन्ह प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। अवतल दर्पण के लिए कैसा था, ये उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह प्रॉपर्टी है। ये u का मान ऋणात्मक रहता है, वक्रता त्रिज्या r धनात्मक रहती है, फोकस भी धनात्मक रहता है, फोकस दूरी भी धनात्मक रहती है, और प्रतिबिंब की दूरी v का मान कैसा होता है, धनात्मक होता है, आवर्धन भी कैसा होता है, धनात्मक होता है। ठीक है बच्चों, वो लोग समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अवसारी दर्पण। अवसारी दर्पण क्या होता है, अवसारी दर्पण, अवसारी का मतलब क्या होता है, आइए एक बिंदु पर आइए। अवसारी मीन्स कन्वर्जेंट मिरर कहते हैं इसको इंग्लिश में, कन्वर्जेंट कभी कभी क्या होता है, जो हिंदी हमको समझ नहीं आती इंग्लिश से ज्यादा समझ, कन्वर्जेंट का मतलब ही होता है एक बिंदु पर एकत्रित होना। जी हाँ, एक बिंदु पर क्या होना, एकत्रित होना। ये केवल अवतल दर्पण में होता है, और किस में होता है, अगर लेंस में चले जाए तो उत्तल लेंस में होता है। जी हाँ, अवतल दर्पण में होता है, जो व्यवहार अवतल दर्पण करता है वही उत्तल लेंस करता है। तो अवतल दर्पण उत्तल लेंस दोनों ही क्या होते हैं, अविसारी होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लिख देते हैं। ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश किरणें इसको फिर से लिख देते। ऐसा दर्पण जो प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, वो क्या कहलाता है, अभिसारी दर्पण कहलाता है। अभिसारी दर्पण कहलाता है, अभिसारी दर्पण कहलाता है, अभिसारी दर्पण कहलाता है। तो बच्चों, अवतल दर्पण होता है वो अभिसारी होता है। इसको आप यहीं पर हम लिख देते हैं। उत्तल लेंस भी क्या होता है, उत्तल लेंस भी क्या होता है, अभिसारी होता है, अभिसारी लेंस होता है। आगे पढ़ेंगे हम लेंस के बारे में। ठीक है बच्चों, अभिसारी दर्पण हो गया ये। इसकी प्रकाश की किरणें जब भी जो है मुख्य अक्ष के समांतर कैसे भी जाती हैं, जब इनका परावर्तन होता है तो एक बिंदु पर मिलती है। ये देखो, एक बिंदु पर मिलती है, इसलिए क्या कहते हैं, इसको अभिसारी कहते हैं, कन्वर्जेंट कहते हैं। दूसरा देख लीजिए, इसका दूसरा देख लीजिए, अभिसारी के बाद अपसारी देख लीजिए। अपसारी दर्पण डाइवर्जेंट। अपसारी से समझ में नहीं आ रहा, अगर समझना है आपको, अप का मतलब होता है ऊपर,
दूर। ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो इसको देखो, डाइवर्जेंट का मतलब ही होता है फैलना। जी हाँ, जो प्रकाश की किरणों को फैला दे उसको कहते हैं डाइवर्जेंट। ठीक है, तो उत्तल दर्पण कैसा होता है बच्चों? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण है ये। और उत्तल दर्पण हमेशा कैसा होता है? अपसारी होता है, अपसारी होता है। और अगर उत्तल दर्पण अपसारी है तो लेंस कौन सा होगा? कहोगे अवतल लेंस। अवतल लेंस, अवतल लेंस। अवतल लेंस अपसारी होता है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण कैसा होता है? अपसारी होता है। क्योंकि इसमें प्रकाश किरणें जैसे जो है इनका ये परावर्तित होती हैं तो ये फैल जाती है। देखो, एक ऊपर जा रही है, एक नीचे जा रही है, दोनों मिलेंगी नहीं कभी, फैलती हैं उत्तल दर्पण में। ठीक है बच्चों, इसके बारे में लिखते हैं। ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जो प्रकाश किरणों को, प्रकाश किरणों को दूर दूर फैलाता है, दूर दूर फैलाता है, दूर दूर फैलाता है, दूर दूर फैलाता है। क्या कहलाता है? अपसारी दर्पण कहलाता है। अपसारी, अपसारी दर्पण कहलाता है, अपसारी दर्पण कहलाता है। बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अपसारी दर्पण क्या होता है, अपसारी दर्पण क्या होता है, चिन्ह प्रपाटी अवतल दर्पण के लिए कैसा होता है, उत्तल दर्पण के लिए कैसा होता है। इसी के साथ मैं इस सेशन को यहीं रोकता हूं और नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल, दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें बहुत मजा आने वाला है। बच्चों, अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं फिर से एक्सप्लेनेशन करूंगा इसका। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय मां शारदे।